हर हर महादेव दोस्तों, जय बाबा विश्वनाथ। आप सभी जानते हैं कि एक साल में मेरे 6 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूरी हो चुकी है। इसी बात को जानने के बाद मेरी छोटी बहन की भी ज्योतिर्लिंग दर्शन की इच्छा होने लगी, जिसको पूरा करने के लिए हमने तैयारी कर ली भोलेनाथ जी की प्रिय नगरी काशी जाने की। आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये यात्रा किस तरीके से पूरी की, कहाँ दर्शन किए और मैं काशी में कितने दिनों तक रही। तो आइए बिना किसी देरी के इस यात्रा की शुरुआत की जाए। काशी की यह मेरी दूसरी बार यात्रा थी और मेरी बहन की लाइफ की पहली ज्योतिर्लिंग यात्रा। तो हम दोनों बहुत खुश थे और इसी खुशी के साथ हम अपना बैग पैक करके आ जाते रेलवे स्टेशन, जहाँ अपनी ट्रेन में बैठकर लगभग 17 घंटे का सफर पूरा करके पहुँच जाते वाराणसी रेलवे स्टेशन, जहाँ से रिक्शा लेकर मैं आ जाती हूँ अन्नपूर्णा तेल वाला धर्मशाला पे, जिसकी बुकिंग मैंने पहले से ही करवा दी थी यात्रा धाम के थ्रू। अगर आपको बनारस में सस्ती और अच्छी धर्मशाला के बारे में जानना है तो वीडियो के ऊपर नोटिफिकेशन आ रहा होगा, आप वहाँ क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें बनारस की अच्छी धर्मशालाओं की जानकारी दी गई है। धर्मशाला में मेरा रूम काफी ज्यादा अच्छा था। क्योंकि मैं बनारस लेट पहुंची थी तो मैं जल्दी से रेडी होकर निकल जाती हूँ बनारस के घाटों पर। मुझे विश्वनाथ जी के सुबह दर्शन करने थे और बनारस लेट पहुंचने के कारण मैं सबसे पहले घाटों पर ही आ जाती हूँ। बनारस के घाट विश्व प्रसिद्ध हैं। वैसे तो बनारस के सभी 84 घाट फेमस हैं, लेकिन 80 घाट, हरिश्चंद्र घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट और नया बना हुआ नमो घाट भक्तों की भीड़ से भरा रहता है। मैं भी घाटों को किनारे किनारे से घूमने लगी। गंगा जी के किनारे से घाटों पर बैठकर सब कुछ भूलकर शिव जी में रम जाना ही काशी की खासियत है। इन सभी घाटों में हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट पर मृत्यु के बाद के सफर की शुरुआत होती है। कुछ देर घाटों पर घूमने के बाद मैं और मेरी बहन कुछ फोटो क्लिक करवाने लगते हैं, क्योंकि बनारस से वापस जाने के बाद दिल में बनारस बसा रहता है और उस टाइम पर यही मेमोरी काम आती है। बनारस के घाटों को पैदल तो एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन यहाँ आकर घाटों को नाव से देखना भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो मैं भी नाव वाले भैया को 100 रुपए सवारी देकर बैठ जाती हूँ नाव पर और नाव से पूरे घाट्स देखती हूँ। उसके बाद मैं जल्दी से आ जाती हूँ दशाश्वमेध घाट, क्योंकि यहाँ पर गंगा जी की आरती का समय हो रहा था और भक्तों की भीड़ भी बढ़ने लगी थी। 7 बजे गंगा जी की आरती स्टार्ट हो गई और आरती का ऐसा अद्भुत दृश्य आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। 7 से 8 बजे की आरती के समय भक्तों की काफी ज्यादा भीड़ रहती है। कुछ घाटों से तो कुछ नाव से आरती में शामिल हो जाते हैं। आरती के समाप्त होने के बाद मैं अपनी बहन के साथ आ जाती हूँ अपनी भूख को शांत करने। कुछ खा के हम वापस अपनी धर्मशाला में आ जाते हैं और आराम करते हैं, क्योंकि अगले दिन सुबह जल्दी उठना था। बनारस के सफर के दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ के तैयार होके मैं और मेरी बहन ई रिक्शा में आ जाते हैं गडोलिया चौक। आज हमें सुबह सुबह गौरी गणेश जी की पूजा करके विश्वनाथ जी के दर्शन भी करने थे। हमने अपनी पूजा की बुकिंग पहले से ही कर ली थी। पंडित जी के साथ हम आ जाते हैं घाट के किनारे, जहाँ पंडित जी आसन लगाकर पूजा की तैयारी करने लगते हैं। मेरा रोग गंगा जी का जल ले आता है और थोड़ी देर में हम सब घाट के किनारे गौरी गणेश जी की पूजा करने लगते हैं। पंडित जी ने सुबह अच्छे से पूजा करवाई। पूजा समापन होने के बाद पंडित जी को प्रणाम करके हम आ जाते श्री काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के गेट नंबर 1 पर। विश्वनाथ जी में 4 एंट्री गेट हैं। गेट नंबर 1 से एंट्री करते हमें भारत माता जी के साथ साथ अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा भी दिखाई देती है। मंदिर का कॉरिडोर काफी अच्छा बना हुआ है और गर्मी से बचाव के लिए कूलर और फैन की व्यवस्था भी की गई है। भक्तों की भीड़ काफी ज्यादा थी, तो लाइन में लगकर 1 घंटे के इंतजार के बाद हमें बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन मिल जाते हैं और काफी ज्यादा अच्छे से दर्शन मिलते हैं। पंडित जी मुझे और मेरी बहन को माला भी प्रदान करते हैं। काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के बाद हम नंदी जी के दर्शन करते हैं, जिनका मुख ज्ञानवापी की तरफ है। इसके बाद हम बनारस की छोटी गलियों से होते हुए पैदल पैदल आ जाते हैं मृत्युंजय महादेव जी के मंदिर। या महादेव जी के दर्शन करके मंदिर में आगे बढ़ने पर हमें दिखाई पड़ता है धन्वंतरी कूप। मान्यता के अनुसार धन्वंतरी जी ने यहाँ कई वर्षों तक तपस्या की थी
और जाते वक्त सभी जड़ी बूटियाँ इस कूप में मिला दिए थे, जिससे यहाँ का जल अमृत समान हो गया। और ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी भक्त 45 दिन तक लगातार इस जल को ग्रहण करता है तो उसके सभी रोग दूर हो जाते हैं। मैंने भी यहाँ के जल को ग्रहण किया और प्रणाम करके निकल पड़ती हूँ काशी के कोतवाल काल भैरव जी के दर्शन के लिए, जो कि धन्वंतरी कूप से 400 मीटर की दूरी पर ही है। गलियों से होते हुए अपनी छोटी बहन के साथ मैं आ जाती हूँ काल भैरव जी के मंदिर। मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि भैरव जी की कृपा से मुझे मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली और भैरव जी के दर्शन बड़ी आसानी से और अच्छे से हो जाते हैं। काल भैरव जी के दर्शन करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके मैं मंदिर के बाहर आ जाती हूँ और अपनी बहन के साथ कुछ फोटो क्लिक करवा के निकल पड़ती हूँ अपनी रूम की तरफ। रूम पर जाने से पहले एक चाय तो जरूरी है। चाय पीकर थोड़ा आगे बढ़ती हूँ तो बनारस की चाट का भी स्वाद चख लेती हूँ। उसके बाद यहाँ के अच्छे रेस्टोरेंट दिल्ली दरबार में खाना खाती हूँ। अगर आप भी बनारस आ रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि एक बार दिल्ली दरबार में भोजन जरूर करें। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिलता है यहाँ। इस तरह बनारस में मेरा दूसरा दिन समाप्त हो जाता है और मैं अपने रूम में सोने चली जाती हूँ। अगली सुबह मैं फिर से जल्दी उठकर रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि आज मेरा बनारस में तीसरा और आखिरी दिन है। सुबह की चाय पीने के बाद ई रिक्शा से मैं आ जाती हूँ संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर। मेरी धर्मशाला से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। गलियों से होते हुए मैं मंदिर परिसर में पहुँच जाती हूँ। यह वही स्थान है जहाँ हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे और तुलसीदास जी की प्रार्थना पर अपनी ऊर्जा के स्वरूप में यही विराजमान है। अंदर फोन ले जाना अलाउ नहीं है, तो मैं आपको अंदर का अद्भुत दृश्य नहीं दिखा सकती, लेकिन एक बार आप यहाँ पर जरूर आए, आप राममय हो जाएंगे। हनुमान जी के दर्शन के बाद मैं वहाँ से निकल कर आ जाती हूँ श्री त्रिदेव मंदिर पर। यह मंदिर हनुमान जी के मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर भगवान जी के दर्शन करके और आशीर्वाद लेकर आ जाती हूँ मैं श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर। इस मंदिर में पूरी रामायण दीवारों पर लिखी हुई है और ऊपर के फ्लोर पर जाने के बाद आपको बहुत ही सुंदर झांकियों के दर्शन करने को मिलते हैं। यह मंदिर भी हनुमान मंदिर से 250 मीटर की दूरी पर है। यहाँ दर्शन करने के बाद हमें भूख लग जाती है, तो हम आ जाते हैं डोसा खाने और साथ में स्वादिष्ट लस्सी भी पीने। बनारस में आपको डोसा और लस्सी काफी सस्ती और अच्छी मिल जाती है। इसके बाद हम जाते हैं दर्शन करने दुर्गा देवी जी के मंदिर, जो तुलसी मानस मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर है। यह मंदिर पूरे लाल रंग का बना हुआ है। मंदिर के अंदर माता रानी के दर्शन करके मैं और भी देवी देवताओं के दर्शन करती हूँ। मंदिर के पास में ये कुंड है, जिसमें भक्त स्नान करके माता जी के दर्शन के लिए जाते हैं। मान्यता के अनुसार स्त्रियां यहाँ कुंड में स्नान करके माता के दर्शन करती हैं, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। माता जी के दर्शन के बाद हम ई रिक्शा पकड़ के आ जाते हैं संकटा देवी मंदिर, जहाँ माता जी के दर्शन करके शिव जी का जल अभिषेक भी किया। उसके बाद वहीं से 50 मीटर की दूरी पर आता है एक ऐसा कुआं, जिसके बारे में कहा जाता है कि यदि इसमें झांकने पर आपको आपकी परछाई न दिखे तो इसका मतलब है कि अगले 6 महीने के अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी। मेरी और मेरी बहन की परछाई तो दिख गई। उसके बाद हम घाट पर जाते हैं। घाट पर चलते हुए हमें रत्नेश्वर महादेव जी के दर्शन होते हैं। यह मंदिर झुका हुआ है। यहाँ पर शिव जी को प्रणाम करके हम मणिकर्णिका घाट से होते हुए फिर आ जाते हैं दशाश्वमेध घाट। एक बार फिर से गंगा आरती देखने और फिर से गंगा आरती में खो जाते हैं। गंगा आरती समाप्त होने के बाद हम कुछ खा पी के निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। इस तरह हमारा बनारस में आखिरी दिन का सफर भी समाप्त हो जाता है। अगले दिन में बनारस की यादों को लिए हमने बनारस को प्रणाम किया और निकल पड़े अपने सफर पर। अगर आपको बनारस दर्शन की यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अगर आपके कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों।